नमस्कार दोस्तों, एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़ और सुना दे जरा जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और आज हमारे कार्यक्रम धरती पुत्र का एक और एपिसोड हम लेकर आए हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये कार्यक्रम आप किसान भाइयों के लिए, तो सबसे पहले तो आप सभी किसानों को हमारी पूरी टीम की ओर से और मेरी ओर से आप सबको राम राम। जैसा कि हमारे यहाँ की एक परंपरा है। और आज के हमारे मेहमान श्री लाल शंकर जी यादव साहब, जो कि सहायक कृषि अधिकारी हैं, इनका जो सर्कल है वो देवल में है। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत सर नमस्कार। और जी FM 89.6 का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ पर हमें आमंत्रित किया। जी बिल्कुल। और सभी किसान भाइयों को भी सादर वंदन। जी जय कृषि, जी जय अनुसंधान, जय विज्ञान। जी जी बिल्कुल। एक अच्छे नारे से आपने शुरुआत की है, जय अनुसंधान जय विज्ञान। बिल्कुल सही स्ट्रिक। गेहूं की खेती से शुरुआत करते हैं। आज 3 सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे, गेहूं की खेती, जैविक खेती और विभागीय योजनाओं के ऊपर। जी। सबसे पहले ये बताइए कि हालांकि थोड़ी देरी जरूर हुई है और पिछले दिनों जो अनियमित बारिश हुई, जिसकी वजह से काफ़ी कह सकते हैं कि ये जो कमनीयता है, तो गेहूं की खेती के बारे में आप किसान भाइयों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी किसान भाइयों को गेहूं की खेती के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि करीबन 50% के आसपास तो बुआई किसान भाइयों में कर ली है। लेकिन जिन किसान भाइयों की अभी बुआई बाकी है, अभी भी बोने का सही समय है, उपयुक्त समय है। तो किसान भाइयों को मैं यही सलाह देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो अब खेती की जो खेत है आपका, उस खेत की अच्छी जुताई करें। पहले एक हमारे जैसे, मैं भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, तो हमारे जो खेती की तैयारी करते थे, मेरे पिताजी बताया करते थे कि गेहूं की खेत तैयार करने के लिए भरा हुआ मटका अगर उसमें खेत में डाल दिया जाए तो वो टूटना नहीं चाहिए। अच्छा। तो गेहूं के लिए इस तरह की खेत की तैयारी करनी पड़ती है। तो किसान भाइयों को अच्छी आप खेत की तैयारी कर लें, पलेवा करके, और बढ़िया जुताई कर लें, क्योंकि अभी तो बैल है नहीं, ट्रैक्टर से जुताई होती है। तो आप अच्छे से जुताई कर लें, 2 4 5 बार पाटा लगा करके अच्छी जुताई कर लें। और जो देसी खाद की जरूरत पड़ती है, वो देसी खाद आप 4 से 5 ट्रैक्टर डाल दें। और सबसे पहले मिट्टी की जांच करा लें आप। अच्छा। और मिट्टी की जांच, अभी तो ऐप आ गए और नए नए टेक्नोलॉजी आ गई है। कभी तो किसान के खेत में ही मशीन रख दिया जाता है। अच्छा। तो उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा पता लग जाती है कि उसमें फास्फोरस कितना डालना है, नाइट्रोजन कितना डालना है, पोटास कितना डालना है। तो किसान भाइयों को मैं यही सलाह दूंगा कि अभी तो खैर आप नहीं करा पाएंगे, जब भी आप नेक्स्ट फसल लेंगे तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जरूर बना लें। और इसमें अपने प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री जी ने अच्छा 2016 से वो किया है। तो मात्र 5 रुपया शुल्क है। वो मिट्टी की जांच करा ले, उस सिफारिश के अनुसार आप DAP यूरिया। हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि अंधाधुंध DAP का उपयोग करते हैं। अंधाधुंध यूरिया उस खेत में जरूरत है या नहीं है, या ऑलरेडी उस खेत में है, फिर भी डाल देते हैं। तो एक तो नुकसान, आपका आर्थिक नुकसान हो रहा है, खेत का भी नुकसान हो रहा है। तो आप मिट्टी की सिफारिश अनुसार DAP यूरिया का उपयोग करें। बेसल डोज में DAP की जरूरत पड़ती है। DAP से हमें फास्फोरस की जरूरत पूर्ति होती है। एक पौधे के बढ़वार के लिए 16 तत्वों की जरूरत पड़ती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जरूरत है। तो पोटास तो जमीन में हमारे यहाँ डूंगरपुर की वागड़ की दरा में पोटास तो पर्याप्त मात्रा में है। अच्छा। और नाइट्रोजन हम जैविक पे बात करेंगे तो अभी बेसल डोज में किसान भाई DAP का प्रयोग कर सकते हैं। और अच्छी सी किस्म, बढ़िया वैरायटी, जो अभी आज हो गई 29 जी, 30 तारीख हो गई, आज 30 नवंबर हो गई, तभी किसान भाई बुआई कर सकते हैं। तो अच्छी गेहूं की बढ़िया वैरायटी ले सकते हैं। GBW 303 करके वैरायटी है, और आज 3077 है, आज 3742 से अच्छी वैरायटी का चयन करें, जिससे उत्पादन अच्छी मिले। और जिन किसान भाइयों की फसल अभी गेहूं की 21 दिन हो गए हैं, अच्छा, इसमें सर ऐसा होता है कि गेहूं में विशेष करके पानी सिंचाई का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा। इसकी CRS टाइप क्रांतिक अवस्था होती है। वो किसान भाई वही गेहूं बोए जिनके पास 5 से 6 पानी है। अगर 5 सिंचाई है तो गेहूं कर सकता है। अच्छा। हमारे कई सारे 5 बार पानी पिलाना है, 5 तो देना ही पड़ता है सर। अच्छा। अब हमारे कई सारे किसान भाई डूंगरपुर में क्या करते हैं जी, कि सिंगल जो घर का मीटर है, कनेक्शन है, और बोर वहां पर करा दिया, ट्यूबवेल लगा दिया है। जी। तो अब यह मुश्किल से 1 या 2 पानी मिलता है, और फिर वो पानी खत्म हो जाता है। खैर अब की बार मौसम ने पानी अच्छा है, फिर भी सिंगल फेज से किसानों को मैं सलाह दूंगा कि सिंगल फेज से आप खेती नहीं करें। अगर आपके पास एग्रीकल्चर कनेक्शन है, पानी की सुविधा है, तो ही आप गेहूं करें।
तो पानी की जो पहली सिंचाई है हम्म, वो 21 दिन के बाद करनी पड़ती है सर। अच्छा 21 दिन के बाद में जड़ के अंदर गांठ बनती है जी और गांठ के समय 21 दिन में पानी देना जरूरी है। जी जी हमारे किसान क्या गलती कर रहे हैं कि बुआई का कोई तारीख या समय नहीं डालते हैं, तारीख डालनी चाहिए कि भाई हमने आज हमारा ये खेत इस तारीख को बुआई की है। तो अगर हो सकता है उस दिन मेहमान भी गए तो वो आ जाए। 21 दिन में पानी 21वें दिन पानी देना जरूरी है, जरूरी है। वो गांठ का निर्माण होता है। अच्छा और दूसरा पानी किसान भाइयों को करीबन 40 से 45 दिन के दरमियान देना पड़ता है। जी उसमें शाखाएं फूटती है अच्छा और शाखा फूटने से बढ़वार अच्छी होती है। और जब हमारा यहाँ का किसान क्या करता है कि एक तो पर बीघा जो सीड रेट देना पड़ता है या तो ज़्यादा दे देता है अच्छा अच्छा या कम दे देता है। तो ज़्यादा देने से क्या है कि वो एक तो फुटान नहीं हो पाती है। तो इसलिए किसान भाइयों को मैं यही सलाह दूंगा कि पर बीघा 20 से 25 किलो गेहूँ ही काम में ले। अच्छा वो फिर 30 किलो दे दिया, वो ज़्यादा उसके ऊपर दिया तो फिर आपका नुकसान है। और खेत में जो गेहूं की बाली खड़ी होगी तो पतली सी डंडी के रूप में खड़ी होगी जी और उसमें दाने भी बराबर बनेंगे नहीं, जी जी तो आर्थिक नुकसान होगा। तो मेरा ये कहना है किसान भाइयों को कि दूसरा पानी है वो 40 से 45 दिन में देवे, तीसरा पानी है 60 से 65 दिन में देवे। उस समय जब बाली मतलब फूल अवस्था होती है, स्टेज मिल्किंग बाली अवस्था होती है जी उस समय देवे। और हर 15 से 20 दिन का गैप करके 5 पानी इनको देने हैं। 5 दिन नहीं देने ही देने सर, जी 5 पानी देने ही देने। जी जी और विशेष करके किसान भाई गेहूं पकाव अवधि में जो 110 या 115 दिन के आसपास में पकाव अवधि होती है उस समय पानी जरूर देना है। नहीं तो क्या है गेहूं का दाना पिचक जाता है अच्छा और उसमें जो शाइनिंग आनी चाहिए गेहूं के वो नहीं आ पाती अच्छा अगर पानी नहीं दिया तो। और अब की बार लेट सोइंग हो रही है। लेट सोइंग से नुकसान ये सब कि अपना जो जिला है वागड़ है वो कर्क रेखा अपने यहाँ से गुजरती है। जी जी तो यहाँ सूर्य की किरणें साल में 2 बार सीधी पड़ती है। अच्छा तो मौसम जल्दी चेंज होता है। अच्छा समय जैसे फरवरी आया वो फरवरी आया तो हवाएं चलने लग जाती है, फागणी हवा फागणी है जैसा अपन वागड़ी में कहते हैं। जी जी तो इससे गेहूँ मतलब वो समय कम है फिर भी वो पक जाता है, पक जाता है तो फिर वहाँ से उत्पादन में काफ़ी नुकसान होता है। जी तो विशेष करके समय का ध्यान रखना पड़ता है। और गेहूँ बोने का जो सही समय है वो हमारे अपने वागड़ी में जैसे कहते हैं कि यहाँ का जो मानना है एक किसान परफेक्ट किसान होता है वो जब मुंह से अपना धुआं निकलता है। अच्छा अच्छा और मवेशी गाय या गोबर का जब गोबर पड़ता है ज़मीन पे या अपने गौशाला जहाँ भी है जी तो उसमें से अगर धुआं निकलना शुरू हो गया तो वो उचित समय है अच्छा बोने का। जी जी तो कई सारे किसान क्या समय से पहले उस क्लाइमेट है ही नहीं बोने का, तापमान ही नहीं है, उस समय बुआई कर देता फिर उसमें नुकसान होता है। अच्छा ये कई सारी चीज़ें। और विशेषकर 3 HP ये 3 HP जहाँ कनेक्शन है अच्छा वहाँ पर किसान भाई गेहूँ की बुआई करे। और अमूमन लाइट का बिल आता है 7-8-9 रुपये पर यूनिट है जी और घर के कनेक्शन से किसान भाई खेती करता है जी जी और 5 पानी दे नहीं पाता है जी तो एक तो वो बिजली का बिल भी भरना है और फसल भी नहीं मिल पाती। कौन सी प्रजाति हमारे लिए हमारे डूंगरपुर के लिए या हमारे वागड़ के लिए अच्छी रहती है वो आपने गेहूं की? हाँ गेहूं की तो सर अभी GBW 303 करके वैरायटी अच्छी है। उसका उत्पादन भी जैसे पर हेक्टर के हिसाब से जाता है उसका 70 से 80 क्विंटल पर हेक्टर बैठता है। और यहाँ पर डूंगरपुर का 42 क्विंटल पर हेक्टर गया हुआ उपज। अच्छा हमारी क्रॉप कटिंग होती है उस हिसाब से 42 क्विंटल का अपना मेरा देवल में रहा है किसान का जी पर हेक्टर। गुजरात और हम तो बिल्कुल बॉर्डर पे ही हैं जी। जोग्राफिकली, भले ही हम राजस्थान और गुजरात में हों, लेकिन आपने देखा होगा कि गुजरात में तो बहुत ही बड़े लेवल पे गेहूँ होता है। हमारे यहाँ हालांकि काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन बहुत जब मैं छोटा था तब मैंने देखा था कि रीछा और उधर जी जी जिसको हिरमा खेती या सिरमा जी, खेती ऐसा कुछ बोलते असिंचित एरिया जी असिंचित, तो अभी शायद वो नहीं है। नहीं, तो ये क्या होता था सिरमा खेती, मतलब किस तरह से गेहूँ उगाता था? इसमें थोड़ा सिरमा और ये एक तो PM कहते हैं और एक होता है सिरमा। आज भी किसान करते हैं तालाब पेटे में जो जमीन पड़ी हुई है जी, थोड़ा लेट बुआई आती है जी तो सर एक इसमें बात करने से पहले मैं बता दूं दोनों, एक सिंचित एरिया का गेहूं अनाज खाना और एक असिंचित एरिया का अनाज खाना, दोनों में पौष्टिकता और स्वाद में फर्क पड़ता
अच्छा अच्छा अच्छा। असिंचित एरिया का जो सिरमा है उसका रोटी कभी रोटी कभी कड़क नहीं होती है, अच्छा अच्छा वो नरम ही रहती है जी और टेस्ट भी इतना शानदार रहता है ओके क्योंकि वो वायुमंडल से नमी लेकर के वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है, जी जी उसमें पोषण पूरा होता है और एक सिंचित में फर्क पड़ता है काफी। तो ये सर ये जी तो किसान भाई असिंचित एरिया में भी कर सकते हैं जी। जहाँ नमी है, लेकिन अभी तो बहुत कम अभी जगह कम रह होती है गई, सब। पहले काफी था ये, क्योंकि पहले पानी भी अच्छा गिरता था। क्योंकि सिंचित एरिया भी बड़ा है सर, रकबा बड़ा है जी जी और किसान के घर तक हर जगह ट्यूबवेल हो गए जी और जहाँ कुएं थे वो तो खत्म हो गए, जी, लेकिन जी। ट्यूबवेल की संख्या बढ़ गई है। जी जी। इससे पहले कि हम अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़े, और जी। क्या हमारे किसान भाइयों को कहना चाहेंगे एक कृषि और अधिकारी किसान के- भाइयों को तो अभी सलाह दूंगा कि गेहूं की बुआई हो गई है और विशेष करके खरपतवार होते हैं, जी जी खरपतवार का थोड़ा आप कंट्रोल कर लें। जी और खरपतवार में बथुआ है जी जिसको अपन सीएल कहते हैं, जी मोथा है जी और कई सारे खरपतवार आते हैं। इन खरपतवारों को बुआई से 30 से 35 से 40 दिन में इनका कंट्रोल कर लें। जी अगर जैविक तरीके से कर लेते हैं, मवेशी हैं तो उखाड़ करके खिला सकते हैं, जी और नहीं तो फिर रासायनिक सल्फोसल्फ्यूरान है, मेटोसल्फ्यूरान है, जी ये दोनों सकड़ी पत्ती और एक पतली पत्ती की दो खरपतवार होते हैं। जी उन खरपतवारों का पर हेक्टर 1.25 लीटर दवाई काम में ले जी और उपचार करें। जी। ये बताइए कि अभी हम ज़्यादा करके जो यूरिया या जो भी है, जी जी हमारे जो पारंपरिक रूप से जो खाद होते थे भैंसों के या जी, जी। गायों की जो खाद होती थी वो उपयोग में नहीं कर रहे हैं, जी और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आजकल जो जितनी बीमारियां हो रही हैं इट्स ऑल ड्यू टू इस तरीके के जो इनऑर्गेनिक दवाएं हम यूज़ करते जी, हैं। जी। तो आपके हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे कि सर क्या कुछ इसका दूसरा अल्टरनेट क्या हो सकता है, जी। क्योंकि अभी लोग जी। पशुधन रखना बहुत कम कर दिया जी, लोगों जी। ने। जी वाजिब है आपका कहना। जी आजकल युवा पीढ़ी है सर, सोशल मीडिया से जी। समय ज़्यादा व्यतीत कर रही है जी। और खेती किसानी की ओर ध्यान नहीं दे रही है, जी और विशेष करके युवा तो खेती से विमुख होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। देखिए पिछले कुछ दिनों से हम देखें, कुछ सालों से मैं कैसा जी, जब जी। बहुत सारे किसान, मैं खुद भी एक किसान का ही जी, लड़का जी। हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि आजकल जो इरेगुलरिटी होती है, बारिश कभी भी आ जाती जी, है, तो जी। बहुत सारे हताश भी हो रहे हैं किसान। मतलब जी, जी। ये कहा जाता है कि सबसे पहले गुजराती में कहावत है कि उत्तम खेती और जो आगे हाँ, है उत्तम खेती मध्यम व्यापार। जी। लेकिन अभी बारिश का बार बार होना, कभी रुक जी, जी। जाना, ये तो हालांकि इससे कहीं कहीं किसान थोड़े हतोत्साहित भी हो रहे हैं, लेकिन इस तरह के जैविक खेती के बारे में, इसको लेकर हम जैविक खेती से आगे सर, बढ़ेंगे। क्लाइमेट जैविक तो आप खेती के बारे में कैसे? क्लाइमेट तो आप देख ले, कई कारणों से इस पे अपन चर्चा करेंगे तो समय लंबा हो जाएगा। जी जी अब विशेष करके मेरा जो मानना है, पहले जो थार का मरुस्थल हुआ करता था, अब थार के मरुस्थल में इरिगेशन ज़्यादा हो गया, ओके खेती ज़्यादा हो रही है, जी जी और वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर हाँ आने और से- इधर से शायद अभी नर्मदा की भी हाँ गंगा अपने जालोर बाड़मेर जालोर तक पहुँच गई है। जी जी तो वहाँ का जो क्लाइमेट था सर, उस क्लाइमेट का वागड़ पे काफ़ी फर्क पड़ा है, अच्छा अच्छा प्रभाव पड़ा है काफ़ी। ओके तो वहाँ जैसे पहले हवाएं आती थी, लू ज़्यादा आती थी इधर, और गर्मी भी बढ़ती थी। जी खैर गर्मी तो कई कारणों से बढ़ रही है, लेकिन वहाँ का जो थार के रेगिस्तान में कृषि होने से वागड़ प्रभाव पड़ी है, तो मौसम अनियमित हुआ है। अच्छा कभी बारिश वो हुआ जो लू उधर से आनी चाहिए तो गर्मी आनी चाहिए, जैसे एक बवंडर टाइप होता था, हाँ वो आना अभी कम हो गया। तो वो कम। कारण था, वहाँ पर विक्षोभ होता था, अच्छा अच्छा पश्चिमी राजस्थान का जो हाँ। एरिया, तो इससे यहाँ वो फर्क ऐसा हो गया। और इस साल तो बारिश अच्छी हुई, लेकिन जैसा वैज्ञानिकों का मानना है, अगर ये जोन हालांकि अच्छा है, वहाँ पर हाँ विकास तो होना ही विकास चाहिए। तो होना ही है, तो कहीं भी होता है तो दूसरा डेवलप होता रहता है, जी पूर्ति होती रहती है। तो किसान भाई जैविक रासायनिक से आप देख रहे हैं, कैंसर की बीमारी बढ़ रही है, जी शुगर की बीमारी बढ़ रही है, जी हाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और खान पान से सर आपको बताऊं कि मेरे यहाँ पर मैंने जब देखा, मैं जब छोटा था पढ़ने आता था कॉलेज, जी उस समय 5-5, 6-6 फीट की हाइट की महिलाएं और पुरुष हुआ करते थे। जी 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 आज खान पान ये केमिकल की वजह से इंसान की कुपोषण बहुत ज्यादा हो कुपोषण गया। ज़्यादा हो बिल्कुल गया। छोटे पतले दुबले से लोग दुबले पतले हो गए, जी जी इसका कारण ही केमिकल है, जी जी और जो जैविक खान पान था वो है नहीं। जी तो किसान भाइयों को जैविक पे लौटना पड़ेगा जी उसके बारे में बताइए कि और जैविक इस पे जैविक पे लौटने के लिए जी आना पड़ेगा, और इसके लिए कुछ नहीं करना है, किसान को एक देसी गाय रखनी पड़ेगी। अच्छा जी
और एक देसी गाय से 1 हेक्टर में 6 बीघा खेती आराम से कर सकते ओह ग्रेट जी। हैं। आपको पता हो तो जैसे गोवर्धन पर्वत कृष्ण भगवान ने जो उठाया था, जी जी। वो गोवर्धन पत्थर गोबर का था। अच्छा ओके। जब वो पिघला बारिश हुई हाँ तो ऐसा मानना है मेरा, जी जी वो गोबर का था, वो पूरा पहाड़ था। जी जी। वो लोग गोबर के बारे में जानते ही नहीं थे कि उसकी यूटिलाइट क्या है। अच्छा अच्छा। जब वो बारिश के साथ में पिघल करके घुल करके खेतों में गया और उसका जब नाइट्रोजन फास्फोरस जो अवयव हैं जैविक, तो खेती ज़्यादा हुई उस समय से। अच्छा। तो खेती में उत्पादन बढ़ा, जी जी। उस समय से गोबर डालना शुरू किया। अच्छा अच्छा। लेकिन किसान भाइयों, मेरा ये मानना है कि गोबर कोई सॉल्यूशन नहीं है या कोई खाद का काम नहीं करता है। अच्छा। गोबर जैसे गाय का भी गाय ने गोबर की ओके। और आप तुरंत ही उसको उठा करके देखेंगे तो उसमें असंख्य जीवाणु हैं, जीवाणु पैदा हो जाते हैं। तो जमीन में ऑलरेडी जीवाश्म है, अच्छा। जीवाणु है, बैक्टीरिया है, माइक्रो, जो जी। फसल को लाभदायक होते हैं। अच्छा। उनका अभी क्या केमिकल डाल करके, यूरिया डाल करके हमने उनका विनाश कर दिया। हाँ, वो यूरिया फिर जाएंगे तो फिर वो नष्ट मरेंगे वो। तो जैसे दूध को फाड़ने के लिए उसमें दही डालते हैं, जी तो दही में सर बैक्टीरिया होता है, जी, लैक्टोस। जी जी। तो इस तरह से जमीन में भी जीवाणु को बढ़ाना है, ओके। तो गाय का गोबर जामन का काम करेगा। तो जब वो जमीन में जाएगा तो उसमें असंख्य जीवाणु बढ़ेंगे। जी। और जब मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, जी खेती किसानी मैंने भी की है। जी जब हम हल चलाते थे जी। तो वर्म्स, केचुए निकलते थे। हाँ जी। अब जमीन में कहीं केचुए नहीं निकलते हैं। जी अंधाधुंध रासायनिक उपयोग करके हमने ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। जी जी तो उसमें वर्म्स, केचुए बढ़ाने पड़ेंगे। जी। तो केचुआ ये जो खाद दे रहे हैं हम गाय का जो दे रहे हैं, तो वो खाद उसमें बैक्टीरिया बढ़ाता है जी जो फसल के लिए लाभदायक होते हैं। ओके। तो इसके लिए किसान भाई बीजामृत तैयार कर सकता है, अच्छा। जीवामृत तैयार कर सकता है, जी घनामृत तैयार कर सकता है। और एक हमारा किसान क्या करता है कि जो जिनके पास मवेशी हैं, जी वो गोबर कंपोस्ट नहीं करता, डिकम्पोस्ट नहीं कर पाता। गोबर को वैसे ही प्लेन जगह पे डाल दिया, घर के आसपास में डाल दिया, जी घर के पास में या बैक साइड में डाल दिया, तो वो खाद का काम नहीं करता है। जी। वो जा करके खेत में जा करके दिमाग का भोजन है, वो दिमाग बढ़ाने का काम करता है। जी। तो इसके लिए हमारा किसान भाई जीवामृत तैयार कर सकता है। जी और गाय का 10 किलो गोबर, जी गाय का पेशाब देसी का मिल जाए तो ठीक, जी 10 लीटर पेशाब जी। और 2 किलो गुड़, अच्छा। 2 किलो बेसन, जी और पीपल के नीचे या कोई बड़ा पुराना वृक्ष है उसके नीचे 5 मुट्ठी, जी थोड़ा सा अंदर से डीप में खोद कर, जी। और 200 लीटर का ड्रम, उसमें 180 लीटर पानी भर के 10 किलो जो गाय का गोबर लिया था हमने जी वो डाल दिया, और 10 लीटर जो गाय का गौमूत्र लिया था, और जितना पुराना हो गौमूत्र इतना अच्छा रहता है। तो वो 10 लीटर गाय का पेशाब ले लिया हमने, 2 किलो बेसन डाल दिया उसमें, और 2 किलो गुड़ डाल दिया। अब उसको 48 से 72 घंटे तक छाया में रख के लकड़ी से हिलाना है। जी हिलाने के बाद में एक सॉल्यूशन तैयार होगा, 48 या 72 घंटे के बीच में रख सकते हैं किसान। उस सॉल्यूशन का बुआई से पहले 20 लीटर जैसे उसमें से निकाला और 100 लीटर पानी लिया, जी उसको लेकर के खेत में या तो सिंचाई के साथ दे सकते हैं या स्प्रे मशीन के साथ में छिड़काव कर सकता है किसान। तो इससे जमीन में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो बढ़ेंगे साहब। ओके। और जमीन में जो पोरस है वो बना रहेगा। हवा का वाष्पीकरण होना चाहिए, जब तक जड़ तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी तब तक उसमें पैदावार अच्छी नहीं होगी और प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जी। तो ये जीवामृत एक अच्छी चीज़ है, और 6 बीघे के लिए एक गाय से किसान आराम से जैविक खेती कर सकता है। जी दोस्तों, FM डूंगरपुर 89.6 और आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम धरती पुत्र, जिसमें हम किसान भाइयों से रूबरू होते हैं विशेषज्ञों के माध्यम से। और आज हमारे मेहमान हैं श्री लाल शंकर जी यादव साहब, जो कि सहायक कृषि अधिकारी हैं देवलव्रत में। यादव साहब, ये बताइए कि इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़े, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि विभागीय योजनाएं कौन कौन सी हैं। इससे पहले 1 मिनट रोकूंगा मैं, ये शायद हमारे यहाँ पे जैविक खेती का कुछ भवन भी कुछ बना था गवर्नमेंट की तरफ से। जी। तो आप
मतलब सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना है कि गांव-गांव में जाके जी, आप ट्रेनिंग देते हैं जी, या जी, जी। क्योंकि खाली पढ़ने से तो कुछ होता नहीं, नहीं नहीं। अनलेस कि आप जाके सर प्रैक्टिकली बताएं किसानों जैसा को। मेरी जहाँ पर पोस्टिंग है देवल में ही, जी, जी। हमारे क्या पूरे जिले में मेरे हिसाब से हर ग्राम पंचायत नहीं कह सकता, एक ग्राम पंचायत को छोड़ के एक ग्राम पंचायत एक्चुअली टोटल आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, जी, अभी तो बड़ी भी है बहुत लेकिन सारी। मेरे पास भी 2 क्लस्टर है सर। अच्छा, अच्छा। एक मेरा पाल देवल और मन्नाथफला का मिला करके 125 किसानों का ग्रुप है, अच्छा। और एक मेरा रोहनवाड़ा और मैताली मिला करके 2 राजस्व गांव का 125 किसानों का ग्रुप है, जिसमें हम जीवामृत, नीमास्त्र, घना अमृत और कीटनाशी, जैविक कीटनाशी भी बना करके किसानों को करवा रहे हैं। हम अच्छा। डीएपी, यूरिया बिल्कुल किसानों को नहीं उपयोग में करने के लिए बोल रहे हैं, बहुत। और नहीं करें सर। जी, जी। और अभी भी गेहूं में हमारे किसानों ने जीवामृत का प्रयोग किया है, जी, बीज उपचार घनामृत से किया, जी। बीजामृत से किया, जी। और अच्छा रिजल्ट आया सर, जी। और इसकी ग्रोथ भी अच्छी है। जी। आप जो कर रहे हो दूसरे और अधिकारी हाँ, भी कर रहे हैं? सभी जगह सभी पूरे जगह पूरे और- जिले में ये प्राकृतिक खेती मिशन योजना चल रही जी। है, और दूसरी हमारी जो योजना चल रही है PKVY योजना। जी, जी। इसमें किसान को हम एक बेड बनवाते हैं, अच्छा। 7 फीट लंबी, जी। 3 फीट चौड़ी, 1.5 फीट ऊंची एक किसान बेड बनाता है, हम्म। तो 5,000 रुपया हम सहायता भी उपलब्ध करवाते हैं। जी। और प्राकृतिक खेती में 4,000 रुपया हम किसान को खाली वो 2 ड्रम खरीदने के लिए, जीवामृत बनाने के लिए, जी। उसके लिए प्रोत्साहन राशि विभाग की ओर से मिल रही है। जी। सरकारी योजनाओं के बारे में कौन कौन सी सरकारी योजना है जो कि इस समय सर्दी के जी, जी। दिनों में मिलती है? सर, कृषि विभाग से किसानों के लिए बहुत सारी योजना है। जी। अब मैं मुख्य जो हमारी DBT योजना है उसके बारे में जी। चर्चा करूं, आपको बताऊं, किसानों को अवगत कराऊं। जी। और विशेष करके जो मोटी और इम्पोर्टेंट किसान हित में जो स्कीम है सर, तारबंदी योजना हमारी, हाँ, फेंसिंग की उसमें, जी। इसमें किसान के पास में 3.25 बीघा जमीन होनी चाहिए। अच्छा। पात्रता हाँ। 3.25 बीघा जमीन। अगर 3.25 बीघा जमीन नहीं है किसान भाई के भाई, तो 2 भाई मिलकर कर सकते हैं, अच्छा, अच्छा। या 2 पड़ोसी मिलकर कर सकते हैं, ग्रुप में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जमाबंदी की जरूरत पड़ेगी। एक ही जगह पे 3.25 बीघा होनी चाहिए? हाँ, एक ही जगह, अच्छा। एक ही जगह वो मतलब प्लेन होनी चाहिए, पहाड़ों पे भी? सर, खेती किसानी होनी चाहिए, किसान का एक चक है, कैसा भी है। अच्छा, एक चक में होना चाहिए पूरे? हाँ, जैसे भाई अगर बीड़ है तो वहाँ भी घास उगा रहा है किसान, चारा उगा रहा है। अगर कहीं पर बगीचा लगा रखा है तो वहाँ भी फेंसिंग की जरूरत है, जी। तो कर सकता है सर, ऐसे कोई तो दिक्कत कैसे नहीं। अप्लाई करना और कितना पैसा मिलता है? अप्लाई तो किसान जमाबंदी अपनी अच्छा। और लघु सीमांत, और जहाँ पर किसान फेंसिंग करना चाहता है हाँ। उसकी ट्रेस, अच्छा। और उसका जनाधार में मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए। उसमें ऑनलाइन करेंगे तो OTP जाती है। अच्छा। सीधा OTP ई मित्र पे जा, नज़दीकी ई मित्र पर जा करके ये जो डॉक्यूमेंट बताया, जमाबंदी, लघु सीमांत, नक्शा टेस्ट और जनाधार लेकर किसान ऑनलाइन करवा दे। ऑनलाइन से हमारे विभाग में चली जाएगी। जो भी अधिकारी है, स्कीम इंचार्ज है, वो स्कूटिंग करके संबंधित सुपरवाइजर पे भेज देंगे। संबंधित सुपरवाइजर जहाँ तारबंदी किसान करने की इच्छुक है उसका 0 टेकिंग कर लेंगे, और प्री कर लेंगे। फिर फाइल वो चली जाएगी सीधी स्कीम इंचार्ज के पास, फिर उसकी एज जारी होती है। कितना अमाउंट मिलता है इसमें? इसमें एक किसान सर 400 मीटर तक कर सकता है। अच्छा। 400 मीटर यानी 1300 फीट के आसपास, तो पर मीटर 120 रुपया। अच्छा। लघु सीमांत किसान जी, इसको वापस अधिकतम 48,000 रुपया सब्सिडी मिलती है किसान को जो लघु सीमांत में है। अच्छा, लघु सीमांत। और लघु सीमांत के अलावा बड़ा किसान है जी, तो 40,000 रुपया मिलता है। अच्छा। तो ये है जी। और कौन सी योजना है? तारबंदी की योजना हो गई। इसमें किसान जंगली जानवर अपने नील गाय है, सुअर है, इनसे अपनी फसल को बचा सकते हैं, और हर किसान, सभी किसान भाइयों को करना चाहिए। तारबंदी की भी सहायता मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है, तो करना चाहिए। दूसरी हमारी पाइपलाइन योजना है, जिसमें HDP पाइपलाइन है और PVC पाइपलाइन है। अगर किसान भाई अमूमन क्या करते हैं, किसान भाई की ब्लैक पाइप भी ले लिया, रोल पाइप भी ले लिया, PVC पाइप भी ले लिया, लेकिन PVC पाइप एक्चुअली ज़मीन में लाइन करने के लिए, ज़मीन में किसान गाड़ दे तो बेहतर है। उसके 25 से 30 साल, मेरा तो एक किसान 40 साल हो गए। अच्छा। तो लंबी लाइफ है। तो PVC पाइपलाइन में भी किसान को पर मीटर 35 रुपये अनुदान मिलता है। और HDP रोल पाइप या क्लिप वाले होते हैं, बंगड़ी वाले पाइप होते हैं 20 मीटर के, 3 मीटर के, 20 फीट के, तो उसमें अधिकतम एक किसान को 18,000 रुपये तक सब्सिडी मिल सकती है। लघु सीमांत किसान है तो 18,000, अगर लघु सीमांत नहीं है, 12 बीघा से ज़मीन ज़्यादा है, तो 15,000 रुपये सब्सिडी
मिलती है सर। जी। और दूसरी इम्पोर्टेंट जो भी अभी राजस्थान सरकार की चल रही है गोवर्धन जैविक योजना, अच्छा। इसमें अगर किसान के पास में 5 गाय हैं जी। तो गोवर्धन जैविक योजना में भी आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेज वही मैंने जो बताए थे उस दस्तावेज पे, इसमें 10 फीट लंबी, 5 फीट चौड़ी जी। और 2 से 2.5 फीट ऊंचाई जी। की बेड बनाता है, 2 बेड बनाता है किसान, तो इसमें भी 10,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है सर। जी। तो किसानों को आवेदन करना चाहिए। बहुत महती योजना है गोवर्धन जैविक योजना की, गोवर्धन जी। जैविक की ओर बढ़ने के लिए, जी। तो इसमें भी बेनिफिट मिलता है। तारबंदी के साथ में कृषि इम्प्लीमेंट में अच्छा। अगर किसी किसान के भाई पे ट्रैक्टर है हम्म। तो थ्रेसर पर अनुदान है, अच्छा। कल्टी पर अनुदान है, जी। डिबलर पर अनुदान है, रोटावेटर पर अनुदान है ज़मीन को पलटने के लिए। जी। और हमारे वागड़ में क्या किसान अमूमन हमारा जो बिछीवाड़ा का है, सिमलवाड़ा का, वहाँ लाइन सोइंग करता है। अच्छा। पर्टिकुलर ये डूंगरपुर का, ये दोहड़ा का आसपास का जो बहर, हमारा किसान समझाने के बाद में भी लाइन सोइंग मेंटेन नहीं करता सर। अच्छा। अच्छा। बस ट्रैक्टर आया और बीज निकाला, अमूमन किसान चला जाता, गुजरात, महिलाएं रहती है और ट्रैक्टर बुलाया। अब अभी तो ऐसी स्थिति बन गई है कि वो बीज भी, ये सोइंग का सीड है, वो भी ट्रैक्टर वाला को दे देते हैं। अच्छा। अच्छा। अब उसने कितना छिड़काव किया, कितना बोया, जी। उसका कोई सर हिसाब तो किताब नहीं है। थोड़ा सा किसानों को थोड़ा। और क्या ध्यान रखना चाहिए इन दिनों में गेहूं की, मतलब एक बार बो दिया, हाँ। उसके बाद किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए किसान को? सावधानी तो सर क्या, किसान सुबह शाम, पहले हमारे बाप दादा सुबह शाम खेत का निरीक्षण करने जाते थे। पहले तो अपने डागरा वगैरह भी हाँ, डागरा रहते थे, अभी तो रखवाली भी करते थे, रखवाली भी करते, वो चीजें रही नहीं अब तो। अब क्या, किसान बुआई करने के बाद में खेती में नहीं जाता। जो किसान है, असली किसान है, जी, वो किसान जाता है। तो वो निरीक्षण ये करना है कोई इसमें कोई बीमारी तो नहीं लगी, या कोई कीटनाशक तो नहीं लगा है, या पानी की आवश्यकता नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हमारे यहाँ पे खास करके किस तरह की बीमारियां होने की संभावना है गेहूं की खेती में? गेहूं में अमूमन पहले विल्ट आती थी जी, जो अपने घेरू बोलते थे। जी, अभी हाइब्रिड किस्में अमूमन किसान बोने लग गए, जी, और गेहूं के लिए प्रमाणित सीड के लिए लाइनें लगती है और किसान यूज़ कर रहा है सर। जी, टेक्नोलॉजी आज पहुंच गई है और किसानों को जानकारी भी है। जी, तो विशेष करके गेहूं में अभी कोई ऐसी बीमारी आती नहीं है, फिर भी आती नहीं है। चने में बीमारी जरूर आती है, जी, लेकिन गेहूं में कंट्रोल हो जाती है सब। वो किसान प्रमाणित बीज लेता है, अच्छा, वो विल्ट आने की संभावना रहती है, और जड़ गलन की बीमारी, इस तरह की बीमारी आती है। अगर पानी बराबर रहता है ज़्यादा जिस फील्ड में, तो वहाँ पर जड़ गलन होने की संभावना रहती है। और दीमक का प्रकोप, अमूमन दीमक का प्रकोप ज़्यादा रहता है। तो ये किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि भाई अगर कोई गेहूं का पौधा अगर नीचे गिर गया है तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, कोई बीमारी तो नहीं। तो अपने नज़दीकी सुपरवाइजर से मिल रहे, कृषि प्रवक्ता से मिल रहे, और सभी के नंबर रखें, कृषि प्रवक्ता, सहायक कृषि अधिकारी के। और अभी तो हमारा कृषि विभाग का 1800 180 1551 पे अगर किसान कॉल कर लेता है तो सीधी जानकारी भी वहाँ से मिल जाती है। अंतिम क्वेश्चन, एक आपके एक आत्मा योजना शायद कुछ होती है, वो क्या है आत्मा योजना? आत्मा योजना किसानों को ट्रेनिंग अच्छा के लिए योजना है सर। किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है, और इसमें ब्लॉक स्तर पे भी किसान पारितोषिक लेते हैं, जिला स्तर पे पारितोषिक लेते हैं। जी, बहुत बड़ा, जी, बहुत बढ़िया जी। दोस्तों, FM डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़। तो आज लालशंकर जी यादव साहब से हमने बात की विभागीय योजनाओं के बारे में, जैविक खेती। हालांकि कृषि का जो विषय बहुत ही वो समुद्र है, जितनी बात का समुद्र है, इस पे चर्चा जितनी की जाए इतनी कम है जी। जाते जाते हमारे किसान भाइयों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? किसान भाइयों को मैं यही सलाह दूंगा जी कि समय के साथ में बदलाव करें। एक समय ऐसा था कि जब हम धोती पहनते थे जी, तो धोती से फिर हम पैंट पे आए जी, और जब बेसिक फोन हुआ करता था, मतलब गाँव में हुआ ही नहीं करता था, बेसिक फोन से फिर पीसू आया, पीसू से मोबाइल आया, और मोबाइल से की से फिर एंड्रॉइड आ गया। तो खेती आप अपने आप को आधुनिक बनाएं, अपडेट कीजिए। और विज्ञान खेत परंपरा, ऐसा ही नहीं कि खेती, हमारा किसान क्या करता है कि ये परंपरा है कि कृषि करना एक परंपरा है। ये परंपरा नहीं है। जी, जी। कृषि
खेती इसको एक और विज्ञान जुनून बनाइए, जुनून, पैशन कृषि बनाइए। और विज्ञान तकनीकी बिंदु को समावेश करते हुए जी किसान अधिक से अधिक उत्पादन ले, तभी जाकर पॉसिबल हो पाएगा। जी और नवीन टेक्नोलॉजी अपडेट, अब ड्रोन से हमारा, जैसे पंजाब और हरियाणा का किसान है हमारा, ड्रोन से यूरिया डालता है, कीटनाशक छिड़कता जी। है और ड्रोन से ही निगरानी करता है। जी जी। तो एक समय यहाँ भी आएगा। अपडेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और खास समस्या यहाँ करके पर ये है कि हमारा लैंड छोटा है सर, अच्छा जो जोत है वो छोटी है। हाँ हाँ वो हाँ, वही मैंने दिक्कत देखा कि आती है। हमारे गुजरात में आपके और हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, जी तो हमने वहाँ देखा कि पूरा एक चक एक जगह ही होती है। अब जी, जैसे मेरे कुछ खेत हैं तो कुछ इस जगह हैं, थोड़े 2 खेत वहाँ पे हैं, 4 खेत वहाँ पे हैं, तो उसमें भी थोड़ा बिखराव रहता है। एक जगह हो, हाँ। भले कम हो, लेकिन जी, कोई जी, बात नहीं, तो जी, पूरा कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर किसान कर सकता मैं है। यही किसानों को सलाह देता हूँ कि जी। अगर जमीन आपका जोत है तो भाई जी। अड़ोस पड़ोस में मतलब आपसी सहमति से जी जी उल्टे पलटे कर लें, मतलब बदल दें। जी। वो उधर की खेत है तो उधर की उस भाई को दे दें, उधर का है तो उधर को दे दें, या किसी गांव में। जी। लेकिन किसान ऐसा करते नहीं है सर। आजकल तो जमीन का आप जानते हो। सही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी, थैंक हमारे यू साथ सर। आप जुड़े। FM 89.6 का भी मैं धन्यवाद जी और हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे समय दिया, मौका दिया। जी और सभी किसान भाइयों को सादर नमस्ते। जय कृषि, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सर।